देखो हम लोग आज का क्लास शुरू करने के पहले कुछ क्वेश्चन जो हम लोग पिछले क्लास पर आधारित है हम आप लोगों से पहले पूछ लेना चाहते हैं। पूछ लें? सबसे पहला सवाल है, बताओ तुम लोग। चलो पहला क्वेश्चन है कि मुद्रा का अवमूल्यन सबसे पहली बार कब हुआ था? 1949। कंफर्म? 1949। अच्छा बताओ, मुद्रा का दूसरी बार अवमूल्यन कब किया गया? 1966। मुद्रा का तीसरी बार भी अवमूल्यन हुआ था 1991। कंफर्म? अच्छा बताओ, 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ था। कब कब? 1 जुलाई 1991, 3 जुलाई और 15 जुलाई। क्लियर? अच्छा बताओ, कुछ क्वेश्चन ध्यान से सुनना। सवाल है, सबसे पहले कब दुनिया के किस देश में आर्थिक नियोजन अपनाया गया? कब और किस देश में सबसे पहले आर्थिक नियोजन अपनाया गया? सोवियत संघ में। और कब? 1928। कंफर्म? सबसे पहले सोवियत संघ में शुरू हुआ था नियोजन। और कब शुरू हुआ था? 1928 में। चलो दूसरा सवाल ध्यान से सुनना। भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत कब हुई? 1951। सही जवाब। 1 अप्रैल 1951। कब? 1 अप्रैल 1951। अच्छा बताना, एक क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सब लोग जानते हैं। गप नहीं करो। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था बनी, इसकी घोषणा सबसे पहले कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो इसकी घोषणा 1948 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी में किया गया था। और हम लोग जानते हैं कि 1948 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ये देश की पहली औद्योगिक नीति है। क्लियर? कितना बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना है? 6 बार। कंफर्म? दूसरा बार कब बना? 1956। तीसरा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977। बिल्कुल सही जवाब। 1980। पांचवी बार 1990। और छठी बार 1991। क्लियर? सबसे पहले कहाँ अपनाया गया था आर्थिक नियोजन? कब अपनाया गया था? अवमूल्यन कितना बार हुआ? 6 बार। पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार। तो ऑब्जेक्टिव हम लोगों का सही हो जाएगा। अब देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है और अभी जो सिलेबस नया आया है एकदम हम लोग उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जैक जो नया सिलेबस जारी किया है, हम लोग देख लिए थे कि कोई भी नया चैप्टर उसमें जोड़ा नहीं गया और कोई भी चैप्टर को हटाया नहीं गया है। सिर्फ उसमें कुछ टॉपिक हटाए गए हैं। जो टॉपिक हटाए गए हैं हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक? सिलेबस के अकॉर्डिंग एकदम हम लोग चलेंगे। अब देखो, क्वेश्चन है कि भुगतान संतुलन के चालू खाता और पूंजी खाता में क्या अंतर है? ठीक? भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में क्या अंतर है ये हम लोग समझ चुके थे। समझे थे? भुगतान संतुलन प्रतिकूल है हो जाता है अगर किसी देश का, तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक? भुगतान संतुलन को हम लोग क्या कहते हैं? बीओपी। और व्यापार संतुलन को बीओटी। बैलेंस ऑफ ट्रेड। बताओ तुम लोग कि कोई देश एक लेखांकन वर्ष में दुनिया के किसी भी देश के साथ जो कुल लेनदारी करता है और कुल देनदारी करता है, इसका विवरण क्या है? व्यापार संतुलन की भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन कुल लेनदारियों का और कुल देनदारियों का जो विवरण है ये भुगतान संतुलन है।
BOP है। हम लोग भुगतान संतुलन के बारे में और भी बहुत सारी बातें जानते हैं। हम लोग देखे थे कि किसी देश के विदेशी व्यापार के बारे में यदि पूरी जानकारी लेना हो तो पूरी जानकारी भुगतान संतुलन से मिलेगा, व्यापार संतुलन से नहीं मिलेगा। हम लोग ये भी जानते हैं कि व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का ही एक पार्ट है। ये भी जानते हैं। सिर्फ वस्तुओं के आयात निर्यात का विवरण किसमें रहता है? वस्तु और सेवा दोनों के आयात निर्यात का विवरण किसमें रहता है? भुगतान संतुलन में। क्लियर? भुगतान संतुलन के खातों को, अकाउंट को 2 वर्गों में बांटा जाता है। भुगतान संतुलन में कितने प्रकार के खाते? भुगतान संतुलन के खातों को 2 वर्गों में बांटते हैं। एक पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता। कौन कौन खाता बताओ? चालू खाता और पूंजी खाता। देखो बहुत आसान चीज है, ठीक है, ध्यान से तुम लोग पहले समझना। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि भुगतान संतुलन का पूंजी खाता क्या है, फिर हम लोग चर्चा करेंगे भुगतान संतुलन का चालू खाता क्या है। ठीक, भुगतान संतुलन का पूंजी खाता को ध्यान से सुनो, फिर तुम लोगों से हम पूछेंगे। ठीक, पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट आखिर क्या चीज होता है? देखो, कोई देश दुनिया के दूसरे देशों के साथ कुछ ऐसा भी लेन देन करता है जिससे देशों के या देश के निवासियों के संपत्ति और जिम्मेदारी में परिवर्तन होता है। ध्यान से सुनो, बताएं पूंजी खाता का मतलब है भुगतान संतुलन का वह खाता जिसमें वैसे लेन देन का उसमें रिकॉर्ड रहता है जिस लेन देन से देश के निवासियों और देश की सरकार की जिम्मेदारी और परिसंपत्तियों में परिवर्तन होता है। क्लियर? ऐसा लेन देन जिससे देश के लोगों की संपत्तियों में परिवर्तन होगा और जिम्मेदारियों में परिवर्तन होगा और सरकार की संपत्ति और जिम्मेदारी में भी परिवर्तन हो जाएगा। उस तरह के लेन देन का हिसाब किताब, लेखा जोखा पूंजी खाता में किया जाता है। क्लियर? एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि वैसे सभी लेन देन किसी देश के और किसी देश के निवासियों के वैसे सभी लेन देन जिस लेन देन से देश के निवासियों और सरकार की संपत्ति में और जवाबदेही में परिवर्तन होता है, हम लोग उसको कहते हैं कौन सा खाता? पूंजी खाता। पूंजी खाता। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो देश ए के द्वारा देश बी से कर्ज लिया गया। ठीक है, देश ए जो है वो देश बी से ऋण लिया, कर्ज लिया। बताओ इससे जिम्मेदारियों में परिवर्तन हुआ कि नहीं? देश ए अगर कर्ज लेता है बी से तो बताओ एक निश्चित समय के बाद मूलधन भी लौटाना होगा और उस पर ब्याज भी देना होगा। क्लियर? तो जिम्मेदारियों में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? तो ऐसा लेन देन जिससे संपत्तियों में और जिम्मेदारियों में परिवर्तन होगा और उसका जो रिकॉर्ड रखा जाएगा वो रिकॉर्ड कहाँ रखा जाएगा? किस खाता में? पूंजी खाता में। खाता में। क्लियर? हम लोग एग्जाम्पल लिए कि देश ए द्वारा देश बी से अगर कर्ज लिया जाता है तो यहाँ जिम्मेदारी और परिसंपत्तियों में परिवर्तन हो रहा है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल सुनना, जैसे FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हम लोग दूसरे देशों में कर सकते हैं। भारत का कोई व्यक्ति, भारत का कोई उद्यमी या भारत का कोई पूंजीपति दूसरे देशों में FDI कर सकता है, दूसरे देशों में पूंजी लगा सकता है और विदेशों से भी FDI भारत में आ सकता है। बताओ इससे संपत्तियों और जिम्मेदारियों में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? तो वैसे सभी लेन देन जिससे किसी देश के निवासी और उस देश के सरकार की परिसंपत्ति और जिम्मेदारी में परिवर्तन होगा उसका लेखा जोखा पूंजी खाता में रखा जाता है। समझ में आया? हम लोग देखें इसका उदाहरण, देश ए द्वारा देश बी को कर्ज दिया जाता है या देश ए द्वारा देश बी से कर्ज लिया जाता है तो इसका उल्लेख किस खाता में रहेगा? पूंजी खाता। हम लोग देखें FDI, इसका उल्लेख किस खाता में रखा जाएगा? पूंजी खाता। पूंजी खाता में।
और एक समझना एक बात यहाँ, पोर्टफोलियो निवेश। कौन सा निवेश? पोर्टफोलियो निवेश। इसका भी उल्लेख या इसका भी लेखा जोखा कहाँ रखा जाएगा? पूंजी खाता। तो पहले जानने की जरूरत है कि नहीं कि ये पोर्टफोलियो निवेश क्या चीज होता है? नहीं, बहुत आसान चीज है। ध्यान से सुनना कि एफडीआई और पोर्टफोलियो निवेश में अंतर क्या है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जैसे मान लो कोई विदेशी व्यक्ति या कोई विदेशी साहसी भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश करता है, ठीक है, कोई कंपनी लगाता है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश करके, तो उस कंपनी का वह मालिक भी रहेगा और उससे जो मुनाफा होगा उस मुनाफा को भी ले जाने के लिए वह स्वतंत्र रहेगा। क्लियर? जैसे कोई अमेरिका का उद्यमी, अमेरिका का कोई साहसी अगर भारत में एफडीआई करता है तो जो कंपनी वह स्थापित करेगा उसका वह मालिक भी रहेगा और उस कंपनी से, उस उद्योग से जो मुनाफा होगा उस मुनाफा को वह ले भी जा सकेगा। ठीक, ये एफडीआई। ठीक, लेकिन पोर्टफोलियो निवेश में क्या होता है कि वह इन्वेस्टमेंट करता है। मान लो किसी कंपनी में वो इन्वेस्ट किया, उसको सिर्फ मुनाफा से मतलब रहेगा, उसको सिर्फ लाभ से मतलब रहेगा, कंपनी का नियंत्रण, कंपनी का मालिक बनने का वह प्रयास नहीं करेगा। समझ में आया? पोर्टफोलियो निवेश में क्या होता था कि कोई निवेशक जब पोर्टफोलियो निवेश किया किसी कंपनी में, भारत की किसी कंपनी में अगर पोर्टफोलियो निवेश किया तो सिर्फ वह मुनाफा से मतलब रखेगा, कंपनी के ऊपर स्वामित्व और नियंत्रण नहीं करेगा। इसको हम लोग कहते हैं पोर्टफोलियो निवेश। और इसको अच्छे से समझो। और इसका क्या उदाहरण हो सकता है? जैसे मान लो रिलायंस कंपनी है भारत में, भारत की एक कंपनी है रिलायंस कंपनी। रिलायंस का शेयर अगर कोई विदेशी खरीदता है, ठीक है, रिलायंस कंपनी का शेयर कोई विदेशी खरीद लिया, तो रिलायंस कंपनी को जो लाभ या हानि होगा उसका वह हिस्सेदार बनेगा। रिलायंस कंपनी को चलाने में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये कहलाएगा पोर्टफोलियो निवेश। एफडीआई और पोर्टफोलियो में अंतर समझ में आया? एफडीआई में क्या होता था कि अगर वो इन्वेस्टमेंट किया तो कंपनी का मालिक भी वही होता था, नियंत्रण भी करता था और उससे होने वाले लाभ को भी ले जाता था, लाभ से भी मतलब रखता था। लेकिन यहाँ पोर्टफोलियो निवेश में क्या हो रहा था कि वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया, उसको सिर्फ लाभ लेना है, ठीक है, कंपनी पर नियंत्रण, कंपनी का मालिक बनने का वो प्रयास नहीं करता है। जैसे उदाहरण क्या देखे कि कोई विदेशी भारतीय कंपनी का शेयर खरीद लिया, ये पोर्टफोलियो निवेश का उदाहरण है। क्लियर? तो हम लोग अभी तक जो चर्चा किए कि भुगतान संतुलन के खातों को कितने वर्गों में बांटते हैं? कौन कौन खाता? पूंजी खाता और चालू खाता। हम लोग पूंजी खाता के बारे में क्या देखे? वैसे सभी लेन देन, जिन लेन देनों से क्या होता था, देश के निवासियों और देश के सरकार के संपत्ति में और जिम्मेदारी में परिवर्तन होता था, इसको हम लोग कहते हैं पूंजी खाता। क्लियर? पूंजी खाता में कैसा लेन देन का उल्लेख? जिससे जिम्मेदारी में और संपत्ति में परिवर्तन हो रहा है, वे सभी लेन देन किस में रहेंगे? पूंजी खाते। क्लियर? पूंजी खाता में हम लोग क्या क्या देखे? पोर्टफोलियो निवेश का उल्लेख, पोर्टफोलियो निवेश का लेखा जोखा कहाँ रहेगा? पूंजी खाता में। एफडीआई का पूंजी खाता में। एक देश दूसरे देश से कर्ज लेता है, इसका उल्लेख पूंजी खाता में रहेगा। क्लियर? तो पूंजी खाता सारे लोग समझ गए। अब चलो हम लोग आते हैं, कौन सा खाता बच गया? चालू खाता। पूंजी खाता पूरा अच्छा से समझे ना? यस सर। चालू देखो, चालू खाता में कौन सा लेन देन का रिकॉर्ड रहेगा ये ध्यान से सुनना। पूंजी खाता समझ गए? यस सर। पोर्टफोलियो निवेश भी समझ गए? देखो, जो चालू खाता है उस चालू खाता में क्या क्या का हिसाब किताब रहेगा? तो कोई देश दूसरे देश से जितनी वस्तुओं का आयात किया और निर्यात किया, इसका उसमें उल्लेख रहेगा, उसका हिसाब किताब उसमें रहेगा।
सेवाओं का आयात निर्यात जो होता है उसका उसमें उल्लेख रहेगा, और हस्तांतरणीय भुगतानों का भी उल्लेख रहेगा। क्लियर? हम लोग 3 चीज देखे मुख्य रूप से। चालू खाता में किसका उल्लेख रहता है, किसका हिसाब किताब रहता है? तो कोई देश दूसरे देश से वस्तुओं का आयात करता है और निर्यात करता है, इसका उल्लेख किस में रहेगा? अच्छा एक बात बताओ, हम लोग वस्तु जो है बेचे या वस्तु खरीदे, अगर वस्तु हम लोग बेचे तो ये हम लोगों का लेनदारी पक्ष है कि नहीं? हम लोग उससे पेमेंट लेंगे। अगर हम लोग उससे वस्तु खरीदे तो हम लोगों का देनदारी है। अगर बेचे तो इसका उल्लेख लेनदारी में होगा, खरीदे तो देनदारी में होगा। बात समझ में आया? तो हम लोग देखें कि भुगतान संतुलन का जो चालू खाता है, उस चालू खाता में किसका लेखा जोखा रहता है? वस्तुओं का हम लोग जो आयात करते हैं और निर्यात करते हैं, इसका उल्लेख किस में रहेगा? क्लियर? फिर हम लोग चर्चा किए सेवाओं का हम लोग आयात करते हैं और निर्यात करते हैं, इसका भी उल्लेख किस में रहेगा? इसका भी लेखा जोखा किस में रहेगा? चालू खाता में। एक बात जानो, जैसे सेवाओं के आयात निर्यात का क्या मतलब है? जैसे भारत के लोग दूसरे देशों में पढ़ने के लिए जाते होंगे, इलाज के लिए भी जाते होंगे, घूमने फिरने भी जाते होंगे, ठीक है? जब हम लोग दूसरे देशों में जाते हैं तो बताओ, हम लोग दूसरे देशों को पेमेंट करते हैं कि नहीं? दूसरे देश के लोग अगर भारत में आते हैं तो हम लोगों को पेमेंट करते हैं। हम लोग जा रहे हैं तो जो खर्च हुआ वो देनदारी में, जो विदेशी आ रहे हैं उससे जो हम लोगों को आमदनी हुआ वो लेनदारी में, उसका रिकॉर्ड रहता है। क्लियर? तो हम लोग देखें कि जो चालू खाता है उसमें वस्तुओं का आयात निर्यात का उल्लेख रहेगा, सेवाओं के आयात निर्यात का उल्लेख रहेगा, और हस्तांतरणीय भुगतानों का भी उल्लेख रहेगा। हस्तांतरणीय भुगतान के बारे में संक्षेप में जान लो। हम लोग यहाँ एक वर्ड यूज किए, कौन सा भुगतान? हस्तांतरणीय भुगतान। इसको ध्यान से समझना कि ये हस्तांतरणीय भुगतान होता क्या है। इसको हम लोग एक तरफा भुगतान भी कहते हैं। हस्तांतरणीय भुगतान के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? एक तरफा भुगतान। जैसे एग्जाम्पल, एक तरफा भुगतान का मतलब है एक दूसरे को गिफ्ट देना या लेना। क्लियर? अगर आप किसी को गिफ्ट दिए तो बताइए उसके बदले में तुरंत कुछ मिलता है? नहीं भी मिल सकता है, ठीक है? जैसे आप लोगों के पेरेंट्स आप लोगों को पैकेट मनी देते हैं, नहीं, वह भी हस्तांतरणीय भुगतान का ही उदाहरण है। ठीक? जैसे सरकार वृद्धा पेंशन देती है, सरकार स्कॉलरशिप देती है, ये सभी कैसा भुगतान है? हस्तांतरणीय भुगतान है। अच्छा बताओ, अभी दुनिया के किसी देश में, मान लो हम लोगों के किसी पड़ोसी देश में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न हो जाए, तो हम लोग उस देश को आर्थिक मदद करते हैं कि नहीं? और वो आर्थिक मदद लेने के भरोसे नहीं करते हैं, हम लोगों को रिटर्न होता नहीं है। तो इस तरह का जो लेन देन है, जैसे मान लो हम लोग दुनिया के बहुत सारे देशों को हस्तांतरणीय भुगतान करते हैं और दुनिया के बहुत सारे देशों से हम लोगों को हस्तांतरणीय भुगतान प्राप्त होता है। इन सभी चीजों का रिकॉर्ड किस खाता में रखा जाता है? क्लियर? पूंजी खाता और चालू खाता में पूरा अंतर समझ में आ गया? चालू खाता में क्या किसका लेखा जोखा रहेगा बताओ? वस्तु के आयात निर्यात का, सेवा के आयात निर्यात का, और हस्तांतरणीय भुगतान। क्लियर? इसका उल्लेख कहाँ रहेगा? चालू खाता में। बताओ पूंजी खाता में कैसा लेन देन का उल्लेख रहता है? जिससे देश के निवासियों या देश के सरकार के जिम्मेदारियों और परिसंपत्तियों में परिवर्तन हो जाता है। क्लियर? तो हम लोग अभी समाप्त किए, समझ लिए चालू खाता और पूंजी खाता में अंतर। ठीक है? ठीक।